हेलो एवरीबॉडी, नमस्कारम। आज हम वाटर रिंग वैक्यूम पंप के बारे में बात करेंगे। इसमें लो वैक्यूम की प्रॉब्लम आती है, तो आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो लो वैक्यूम के ऊपर बनने वाला है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। यह मैंने वाटर रिंग वैक्यूम पंप का सर्किट डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आगे काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने वैक्यूम लाइन ली है। इससे क्या होता है, वैक्यूम जो पंप बनाएगा इसी लाइन से वैक्यूम प्लांट के अंदर जाएगा, या ये कह सकते हैं कि वहाँ से जो भी एयर है वो सक करेगा। इसलिए मैंने जो डायरेक्शन का साइन दे रखा है वो वैक्यूम पंप के लिए दे रखा है। तो जैसे ही लाइन वैक्यूम पंप में आती है उससे पहले कि इनलेट चेक वाल्व लगा होता है, और उसके बाद ये वैक्यूम पंप में एक मोटर होती है, प्रेशर गेज भी होता है, आइसोलेशन वाल्व भी होता है। उसके बाद आगे जो पंप जब चलेगा तो इसमें कुछ गैस वगैरह निकलती हैं, एग्जॉस्ट गैस, वो उसको हम सेपरेटर के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देते हैं। उसके लिए हमने सेपरेटर से एक अलग लाइन दे रखी है। सेपरेटर में जो भी वाटर आता है वो हम ड्रेन कर देते हैं, उसे ऑटो ड्रेन लाइन डाल के कर देते हैं। और वाटर पंप में एक क्या होता है, वाटर सप्लाई भी दी हुई होती है। वाटर सप्लाई में एक आइसोलेशन वाल्व है, स्टेनर लगाएंगे, सोलेनॉइड वाल्व भी रहेगा आगे लाइन में, और एक फ्लो एडजस्टिंग वाल्व होता है। फ्लो एडजस्टिंग वाल्व इसलिए लगाते हैं कि वैक्यूम पंप के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से पानी जाना चाहिए। ज़्यादा पानी जाएगा तो पंप ओवरलोड हो जाएगा, और कम जाएगा तो वैक्यूम नहीं बनेगा। तो ये सब इसमें ये सिस्टम होता है। वाटर देने का मेन रीज़न ये होता है कि इम्पेलर और केसिंग के बीच में जो गैप होता है उस गैप में ये लीकेज नहीं होने देता, वैक्यूम को लीकेज नहीं होने देता, और पंप अच्छा चलते रहता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें स्टेप 1 है राइट डाउन प्रॉब्लम। इसमें थिंक करेंगे, स्टडी करेंगे, कंसल्ट करेंगे। और स्टेप 2 है लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। स्टेप 3 है सिलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। थिंकिंग वाले पार्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें जो कंट्रीब्यूटर एलिमेंट है, मोटर है, एसी पावर सप्लाई है, पाइपलाइन है, ग्लैंड या सील है जो उसमें सील लगती है, वाटर सप्लाई है, इम्पेलर है, एंड क्लियरेंस बिटवीन इम्पेलर एंड केसिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी ही चीज़ें वैक्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम है तो हमारे वैक्यूम की प्रॉब्लम आएगी, लो वैक्यूम आ सकता है। स्टडी एंड कंसल्ट। तो स्टडी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी वैक्यूम पंप आपकी कंपनी में आपके यहाँ चल रहा है तो सबसे पहले जो सप्लायर ने मैनुअल दे दिया है उसे आप डीपली पढ़ लें, क्योंकि हर कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन में कुछ चेंज करके रखती है। तो जब तक उसे नहीं समझेंगे उनकी टेक्निक को या उनकी टेक्नोलॉजी को, तब तक उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत है तो आप जो भी वैक्यूम पंप या वैक्यूम सिस्टम स्पेशलिस्ट है उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं, या जिस कंपनी का आपके यहाँ वैक्यूम सिस्टम लगा है उस कंपनी से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन मेरा पहला पॉइंट है इनसफिशिएंट पावर सप्लाई ऑफ मोटर lead to insufficient speed. Check whether the power supply voltage is within the rated voltage range of the motor. Insufficient number 2 है insufficient water supply. Increase the water supply. It must be controlled with the correct range, otherwise the motor will be overloaded and heated. थर्ड पॉइंट है एक्सेसिव क्लियरेंस बिटवीन इम्पेलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड
reduce the clearance between the impeller and the distribution board, generally 0.15 to 0.2 mm ये ऐसा रहता है। तो इसमें यही है मेरा जैसे पहला पॉइंट जैसे मैंने बताया, यदि इनसफिशेंट सप्लाई आ रहा है तो भी मोटर बराबर नहीं चलेगा, मोटर के आरपीएम डिस्टर्ब होंगे और हमारा वैक्यूम नहीं बनेगा या लो बनेगा, वो दिक्कत है। वाटर सप्लाई भी यदि इनसफिशेंट होगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। कम से कम हमको 2.5 kg उसका इनलेट वाटर का प्रेशर होना चाहिए, और वाटर बिल्कुल फ्री आना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन बीच में नहीं होना चाहिए। और इम्पेलर और जो हमारा केसिंग है उसके बीच में यदि ज़्यादा क्लियरेंस बढ़ गया तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें रेंज दे रखी है 0.15 mm से लेकर 0.2 mm के बीच में क्लियरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो दिक्कत हो। फोर्थ पॉइंट है मेरा मैकेनिकल सील डैमेज, या इसे ग्लैंड भी कई पंपों में रहता है, लीड टू वियर लीक्स एंड एयर लीकेज, रिप्लेस द मैकेनिकल सील एंड ग्लैंड। फिफ्थ मेरा पॉइंट है इम्पेलर वियर इज टू मच, रिप्लेस द इम्पेलर। सिक्स पॉइंट है सर्कुलेटिंग वाटर कैन नॉट बी डिस्चार्ज, चेक द पाइपलाइन एट द वाटर आउटलेट। तो मैकेनिकल सील है या ग्लैंड है वो लीक हो जाती है तो उससे क्या होता है, वहाँ से वैक्यूम खींच लेता है, तो हमारा वैक्यूम की जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है, क्वांटिटी ऑफ वैक्यूम कम हो जाता है, वो ये भी एक दिक्कत है। अच्छा, इम्पेलर बहुत ज़्यादा घिस गया है चलते चलते तो भी वैक्यूम नहीं बनेगा, उस कंडीशन में भी हमको इम्पेलर चेंज करना पड़ेगा। सर्कुलेशन वाटर है जो हम उसके पंप के अंदर जो हम वाटर दे रहे हैं, यदि वो बराबर तरीके से निकल नहीं रहा है बाहर तब भी दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, लाइन वगैरह चोक अप हो जाती है, पानी तो बराबर आ रहा है, प्रेशर बराबर मिल रहा है, लेकिन बाहर ही नहीं निकल रहा, तो क्या होगा, पंप बराबर काम नहीं करेगा। तो जो आउटलेट लाइन है, वाटर आउटलेट लाइन, उनको भी एक बार चेक करना जरूरी। पॉइंट नंबर 7, restriction in the pump inlet piping. This could be due to closed or partially closed valve, object in the line, plugged inlet screen. This restriction will cause pressure drop that give low vacuum in the system and a higher vacuum in the pump. तो रिस्ट्रिक्शन वगैरह इनलेट वाटर लाइन है उसमें कहीं रिस्ट्रिक्शन है, कहीं चोकिंग है, तो भी हमारा प्रेशर बराबर पंप तक नहीं पहुंचेगा, तो भी दिक्कत हो सकती है, उससे हमारा वैक्यूम है वो कम बनेगा, जबकि हमको वैक्यूम सही बनाना चाहिए। अच्छा, पॉइंट 8 है चेक द करेक्ट सील वाटर फ्लो excessively or inadequate seal water flow will adversely affect vacuum level। जो हमारा सील वाटर है, जो हमारे इम्पेलर और केसिंग को सीलिंग करने के लिए जो हम वाटर सप्लाई इनलेट दे रहे हैं, वो भी यदि फ्लो बराबर नहीं है तो भी हमारा प्रॉब्लम आएगा। तो फ्लो हमारा करेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा फ्लो होगा तो पंप ओवरलोड होगा, कम होगा तो वैक्यूम लो हो जाएगा। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको देना पड़ेगा। 9th पॉइंट है इफ़ टेम्परेचर ऑफ सील वाटर इज़ टू हाई और वेरिएशन इन सील वाटर टेम्परेचर, द पंप विल produce vacuum at a reduced capacity. The higher the vacuum level, the more important is to have cool water in sufficient quantity। यदि हमारा सीलिंग के लिए जो वाटर जा रहा, हम वैक्यूम पंप में जो इनलेट वाटर दे रहे हैं उसका टेम्परेचर हाई होगा, तब भी हमारा क्या होगा, वैक्यूम प्रॉब्लम करेगा, वैक्यूम बराबर बनेगा नहीं। और उसमें यदि टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा, कभी ज़्यादा ठंडा आ रहा है, ज़्यादा गर्म आ रहा है, तब भी हमारा दिक्कत होगा। तो ये हमारी वैक्यूम की कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करेगा।
तो हमको जो भी वाटर है वो अच्छा ठंडा ही पानी देना है, कूल वाटर देना है, सफिशेंट कूलिंग क्वांटिटी में ही होना चाहिए। मेरा मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 10th। इफ वेरिएशन इन पंप आरपीएम ईच पंप विल रन एट लोअर कैपेसिटी, चेक मोटर एंड कपलिंग। यदि पंप में जो हमको आरपीएम चाहिए, जो डिजाइन आरपीएम है उससे कम ज़्यादा यदि आरपीएम मोटर से मिलेंगे तब भी हमारा वैक्यूम बराबर नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा मोटर में प्रॉब्लम है, या कभी कभी क्या होता है कपलिंग है उसका कीवे फेल हो गया है, की फेल हो गया है, तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है फ्रिक्शन से, लेकिन बाकी पूरे आरपीएम नहीं आते हैं, या और भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो वो सब हमको देखना है कि पंप में बराबर आरपीएम ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसके बीच में जो भी सिस्टम है उसको चेक करेंगे, कपलिंग हो सकती है, बेल्ट भी हो सकते हैं, XYZ जो भी है, तो वो ट्रांसमिशन का एक बार देख लेंगे। मेरा 11th पॉइंट है सोर्स ऑफ सिस्टम लीक कैन इंक्लूड ओपन ड्रेन वाल्व, ब्लोन गास्केट, लूज flanges, poorly packed valve, inadequate barometric drops, leaks on broken pipe separator. Its lead to leakage will result in lower vacuum। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सोर्स जो भी सिस्टम है उसमें यदि लीकेज वगैरह है, कहीं से वो वाटर लीकेज हो रहा है, या कहीं वी लाइन में लीकेज है, कोई गास्केट फट गई है, या आपका फ्लेंजेस है वो प्रॉपरली टाइट नहीं है और वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो भी दिक्कत होती है। कोई भी सिस्टम में आइटम लगा हुआ है वहाँ से कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज होगा तो वैक्यूम हमारा कम हो जाएगा। तो वो सब हमको देखना है, लीक प्रूफ होना चाहिए सिस्टम हमारा। स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। तो इसमें आप देख लीजिए जो भी सॉल्यूशन आपको सबसे अच्छा लगता है पहले उसको आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आप सेकंड फेवरेट ले लीजिए। ऐसे 1 करके आप ट्राई कर लीजिए। यदि आप लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।